तो नॉन एडजस्टेबल अमाउंट रिसीव का मतलब होता है कि आपने कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया किराएदार को घर किराए पर देने से पहले, और वो वाला जो पैसा है वो दो तरह का है, या तो वो एडजस्टेबल होगा या वो अनएडजस्टेबल होगा। ठीक है। अब इसमें क्या फर्क है? अगर वो एडजस्टेबल होगा इसका मतलब ये है कि वो आपके किराए से एडजस्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल उसने 3 लाख रुपए एडवांस दे दिए और 1 साल के लिए वो आपके घर में रह रहा है, तो वो आखिर के जो महीने होंगे उसमें वो पैसे नहीं देगा, वो वही पैसे एडजस्ट करवा लेगा। तो उसमें आपने क्या करना है, इग्नोर करना है एडजस्टेबल एडवांस को। और अगर अनएडजस्टेबल एडवांस होगा तो फिर दो बातें चेक करेंगे कि अगर आपकी कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है, यानी घर है, बेंगलो है, फ्लैट है, उस सूरत में उस अमाउंट का 10% लेना है। और अगर अनकंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है, ओपन प्लॉट है, तो उस सूरत में अगर आपको अनएडजस्टेबल एडवांस की रकम मिली भी है तो भी उसे इग्नोर करना है, कंसीडर नहीं करना। ठीक है। द रीजन इज कि एफबीआर मना करता है। ठीक है। तो ये तीन चीजें रेंट हो गई, और तीन चीजें रेंट में इंक्लूड नहीं होती हैं। नंबर वन था रेंटिंग ऑफ बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी, कि आप किसी को अपना घर किराए पर दे रहे हैं टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी, कि आप प्लांट भी किराए पर दे रहे हैं साथ में मशीन भी किराए पर दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ आपका घर नहीं है, ये एक फैक्ट्री है जो फ्लोर मिल है, तो आपने पूरी फ्लोर मिल जगह के साथ किसी को किराए पर दे दी। अब वो किराए के भी पैसे दे रहा है और मशीनों का किराया भी दे रहा है, यानी जगह का किराया और मशीनों का किराया दोनों दे रहा है। तो एफबीआर कहता है कि ये दोनों पैसे आपने आईएफओएस में डालने हैं। और नंबर टू हमने पढ़ा था कि एमेनिटीज, यहाँ आपकी चाचू की मिसाल मैंने आपको बताई थी कि चाचू अगर अपना घर किसी को किराए पर दें और उससे कहें कि हम आपको लैपटॉप और ये सोफा और बेड वगैरह की सहूलत भी देंगे, एसी देंगे, खाना देंगे, धोबी की सहूलत होगी, उसके अलग पैसे लगेंगे। तो इस सारी सूरतों के जो अलग पैसे मिल रहे हैं वो जाएगा अदर सोर्सेज में, आईएफओएस। और जो किराया मिल रहा है वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाएगा। और आखिरी, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी अगर आप किसी को किराए पर दे दें तो उसको भी आपने इंक्लूड नहीं करना कैलकुलेशन में, वो भी इग्नोर करना है। ठीक है। फिर आगे हमने पढ़ा था कि कुछ खर्चे माइनस करने की इजाजत होती है, और वो खर्चे थे 8 तरह के। उसमें नंबर वन है रिपेयर। रिपेयर तो 20% लेना ही लेना है बाय डिफॉल्ट। आपको सवाल में जो ओरिजिनल दिया होगा उसे इग्नोर करेंगे और हमेशा ये वाला लेंगे। कौन सा 20%? टोटल रेंट का 20%। ठीक है। नंबर टू, इंश्योरेंस प्रीमियम, ग्राउंड रेंट, लोकल टैक्सेस, ये सारी खर्चे वो हैं जो आप लेस कर सकते हैं, और ये खर्चे लेस करने की पूरी पूरी इजाजत है। ठीक है। एंड द लास्ट वन इज लीगल सर्विसेज। लीगल सर्विसेज, आप अगर कोई बंदा आपने रखा हुआ है जो ये सारे काम, सॉरी, अगर लीगल सर्विसेज उसको कहते हैं कि आपकी कोई जगह है उस पर किसी ने क्लेम कर दिया, वो कह रहा है ये जगह मेरी है और मैं आपको नहीं रहने दूंगा, तो आपने कोर्ट में केस कर दिया, वो कोर्ट केस चल रहा है, उस सारी सूरतों को लीगल सर्विसेज कहते हैं। तो अपना प्रॉपर्टी बचाने के लिए आपने वकील पे जो खर्चा किया वो सारा लीगल सर्विसेज है, उसको लेस कर सकते हैं। बेड डेट एक्सपेंस, आपका किराएदार आपके किराए के पैसे नहीं दे रहा, तो उसको भी आप यहाँ लेस कर सकते हैं क्योंकि ये बेड डेट है। और अगर आपने जगह किराए पर ली, जगह जो है वो बैंक से लोन लेकर ली है और उस पर आप इंटरेस्ट भी पे कर रहे हैं, तो वो सारे पैसे भी आप लेस कर सकते हैं। ठीक है। ये समरी है, अगर आप इसको सही तरह याद कर लें तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे जो इस स्लाइड के अंदर मौजूद है। ठीक है बेटा। अब हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि कैसे सॉल्व करना है पेपर में।
ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं। और देखिए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले एक सवाल देखते हैं। प्योर प्रॉपर्टी का सवाल सॉल्व करेंगे, जिसमें सिर्फ प्रॉपर्टी की बातें होंगी और कुछ नहीं होगा। देखें क्या लिखा हुआ है। मिस्टर जुपिटर बंदे का नाम है, फेडरल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है, और मिस्टर जुपिटर के पास एक फ्लैट है। owns a flat in क्लिफ्टन। क्लिफ्टन में एक इनके पास फ्लैट है, विच ही इज रेंटेड आउट ऑफ फॉर रुपीज 1 लाख। 1 लाख रुपए पे किराए पे दिया हुआ इन्होंने वो घर, नवंबर 2025 से। ठीक है। ही गॉट एन अनएडजस्टेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ 7 लाख। On the Clifton flat, he pays 60,000, 26,000 as property tax and 56,000 as insurance premium and got repair of 4.5 लाख। अब आप मुझे बता सकते हैं कि इस सवाल में हमने पढ़ा था ना कि रेंट रिसीव और रिसीवेबल, तो इसमें रेंट कितना दिया हुआ है सवाल में? 1 लाख रुपए। ठीक है। और घर कब रेंट पे दिया हमने? नवंबर 2025 में दिया। तो नवंबर 25 से अभी हम जून 2026 में खड़े हुए होंगे ना, टैक्स ईयर 2026 की कैलकुलेशन के लिए। तो ये कितने महीने बनेंगे? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो ये बन रहे हैं 6 और 2 8 महीने। ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। लेकिन ये 8 लाख रुपए रेंट हो गया। ठीक है। और इसके अलावा हमने पढ़ा था 3 चीजें होती हैं ना, रेंट, फॉरफिटेड और अनएडजस्टेबल। इस सवाल में आपको कहीं भी फॉरफिटेड नजर नहीं आ रहा है, तो फॉरफिटेड नहीं है तो छोड़ दो उसको। अब अनएडजस्टेबल तो है ना। अनएडजस्टेबल का 10% लेते हैं, लेकिन कब लेते हैं, कौन से केस में? अगर कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी हो। और यहाँ सवाल में लिखा है कि फ्लैट है, लिहाजा हमें इस 7 लाख रुपए का भी 10% लेना पड़ेगा। ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे जो है वो फॉरफिटेड तो है नहीं, लिहाजा इसको हम टोटल कर लेते हैं, टोटल रेंटल। ये हो गए 8,70,000 रुपए का टोटल रेंट। उसमें से हम खर्चे माइनस कर देंगे, और खर्चे कहते हैं डिडक्टेबल अलाउंसेस या डिडक्शंस अलाउड। एस, डिडक्शंस अलाउड। अब जो खर्चे आप माइनस कर सकते हैं, उन खर्चों में आपके पास क्या क्या दिया हुआ है देखें। सबसे पहले आपके पास दिया हुआ है, ऑन क्लिफ्टन फ्लैट ही पे 26,000 एज प्रॉपर्टी टैक्स। 26,000 प्रॉपर्टी टैक्स है, तो ये लिख लेते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स 26,000। और उसके बाद आपको नजर आ रहा है प्रॉपर्टी टैक्स के बाद इंश्योरेंस प्रीमियम 56,000। और उसके बाद रिपेयर 4.5 लाख रुपए का खर्चा किया है घर के ऊपर। अब आप बताएं रिपेयर कितना लेना चाहिए? जी, रिपेयर कितना आएगा? 4.5 लाख।
हाँ भाई, ठीक कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ? 4.5 लाख आएगा या नहीं आएगा? रिपेयर कितना आएगा भाई? 20%। 20% ऑफ विच? 20% ऑफ शाबाश। 8,70,000 का 20%। सर 8,70,000 का 20%। यस, मेंशन कर देते हैं। और इसके बाद टोटल रेंट, टोटल डिडक्शंस अलाउड। और अब हम इन दोनों चीज़ों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया जिसमें निकालना था हमें टोटल एंड टैक्सेबल इनकम। यही हमारी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है और यही हमारी टैक्सेबल इनकम होगी। दूसरा काम हम करते हैं कैलकुलेशन फॉर टैक्स लाइबिलिटी। अच्छा बताइए, 6,14,000 रुपये पे टेबल कौन सा लगेगा, सैलरी वाला या नॉन सैलरी वाला? जी, सैलरी वाला लगेगा नॉन सैलरी वाला? कौन सा लगना चाहिए, सैलरीड क्लास नॉन सैलरीड क्लास? अबे तो लगता है तुम लोग सारे उलमाए कराम बने हुए हो, तुम लोग को रिवीजन की जरूरत नहीं है। नमाज के बाद मैं नया टॉपिक पढ़ा दूंगा, ठीक है, ताकि हमारी क्लास ज़ाया नहीं हो ना। कैपिटल गेन के न्यूमेरिकल सॉल्व करवा दूंगा नमाज के फौरन बाद, ठीक है। रिवीजन आप लोग को शायद ज़रूरत नहीं है, माशाल्लाह आप लोग सीखे हुए हैं। तो नए नया चैप्टर मिनट्स के बाद कराइएगा प्लीज। नया चैप्टर नहीं पढ़ा? सर जो पुराना वाला जो पेपर में आया ना वो पढ़ा तो भाई वही तो पढ़ा रहा हूँ, लेकिन तुम लोग दीजिए। इंटरेस्ट ही नहीं ले रिवीजन रहे हो, करवा ऐसा लग रहा है दीजिए। तुम लोग आलिम बैठे सर अस्सलाम वालेकुम सर। हैं, तुम लोग तो आलिम बने हुए हो। वो जवाब नहीं दे रहे हो, उसका मतलब सब आता है। हेलो। वो कह रहा। जी बोले। भाई दो बातें बताता हूँ, जब आप कोई सवाल पूछें और कोई जवाब ना दे तो उसके दो मतलब होते हैं, कि जो है ना, या तो सब समझ में आ गया है कि अब कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं है तो जवाब भी क्यों दें यार, ये तो भले बच्चों वाली बातें हैं सारी। और या तो है कि इतना भी समझ नहीं आया कि हम कुछ पूछ सकें। तो उम्मीद करता हूँ आप पहली कैटेगरी में होंगे। हाँ, अच्छा भाई, सैलरी वाला टेबल लगेगा नॉन सैलरी वाला, 6,14,000 को ढूंढने के लिए? जी भाई, कौन सा लगेगा, सैलरी नॉन सैलरी? सर वो देखा जाता है ना 75% वाला इसमें लगेगा कि हाँ, तो ग्रेटर भाई देन इसके का। पास तो, गरीब के पास सैलरी है ही नहीं ना, सैलरी तो है ही नहीं। बिल्कुल सर इसके पास लेकिन सैलरी नहीं है तो इसमें जो है फिर वही लगेगा। हाँ, इस पे तो दूसरा वाला ही नॉन सैलरी वाला ही लगेगा, इसमें तो सैलरी का सवाल ही नहीं बनता है। अब आप बताइए, 6,14,000 रुपये पे कौन सा टेबल लगेगा? ये लगेगा, देखें क्या लिखा हुआ है, एओपी एंड नॉन सैलरी क्लास। और इसके लिए टेबल ये दिया हुआ है कि 6 लाख, 6,14,000 सर नंबर 2। 15% लगेगा। 15% अमाउंट हो रही होगी। हाँ, 6 लाख से ऊपर की आमदनी पे 15%। तो 6 लाख से ऊपर की आमदनी पे 15%। 14,000 पे 15%। 14,000 पे 15% जमा कराना है।
और बस जान छूट जाएगी। ये सवाल कंप्लीट हुआ। इन्होंने 2100 रुपये जमा कराने, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं इसका। सर इसका स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में डाल दें प्लीज। क्या करें बेटा, स्क्रीनशॉट अभी डाल दें या ग्रुप वगैरह? मैंने सवाल तो डाले हुए हैं वहाँ पे शायद। हाँ, नहीं नहीं डाले हुए, नहीं डाले हुए। सर इसकी फाइल। स्क्रीनशॉट डाल दें। क्या करूँ उसकी सर फाइल? ये फाइल शेयर कर दीजिएगा। जी जी, वो तो हम डालते हैं, एलएमएस पे सारी चीज़ें डाली हुई है ना। बिल्कुल ऐसा ही न्यूमेरिकल पेपर में आएगा। ठीक है। अब सर कुछ। क्वेश्चन और सॉल्यूशन दोनों डाल दें। जी जी, दोनों दोनों जी। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह सॉल्व करते हैं जैसे हमने 1 सॉल्व किया था। सर पेपर में इनकम फ्रॉम सैलरी और प्रॉपर्टी आएगा ना, इसके अलावा तो नहीं आएंगे इसके अलावा न्यूमेरिकल में, नुमेरिक में? न्यूमेरिक में दो ही होंगे और दोनों अलग अलग होंगे। दोनों ऐसा नहीं कि कंबाइन सवाल नहीं आएगा, इंडिविजुअल सवाल होगा। ठीक है भाई, अब नया सवाल देखते हैं। सर अदर सोर्सेज वाले वो तो नहीं आएंगे ना मिड टर्म में? न्यूमेरिकल में नहीं आएगा। ठीक है भाई, अब जरा क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में आप लोग साथ साथ मुझे बताते जाइएगा कि आप लोग के दिमाग में क्या जवाब चल रहे हैं। तो एक बार सवाल पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, फिर 3 आप लोगों से सर नमाज अभी के वक्फे में क्वेश्चन कराएंगे। और ये दोनों सॉल्यूशन जो है ना एक्सेल पे जो कर रहे हैं, ये दोनों का स्क्रीनशॉट लेके डाल दें ग्रुप पे। अच्छा ठीक है बेटा, ये बच्चे को बेटा, आप मुइज आप डाल दें, ज़रा मैं लगा रहा हूँ, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके डाल दें। पहले ही क्वेश्चन नंबर 1 का डाल दें। जी सर। 1 डन। तो फिर ये है कि डन। हम इसी की प्रैक्टिस कर लेंगे सर ना, वन हो ताकि गया। पेपर में आ जाए। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन नंबर, ये भी पूरा एक साथ आ जाए ना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्वेश्चन नंबर ऊपर लिख लेते हैं हेडिंग। लेकिन पूरा नहीं आ रहा ये। सर दो उसमें ले लेंगे, थैंक यू सर। अब सर इन सबको सिलेक्ट करके कॉपी करें और व्हाट्सएप पे कर दें, वो पूरा आ जाएगा। ये देखें आ गया भाई, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। ओके भाई, अब क्वेश्चन नंबर डन 2 सर। देख लेते हैं। देखिए, इसको अगर आप सही तरह समझ लेंगे ना, तो पेपर वाला काम आपका हो जाएगा। बाकी स्काई द लिमिट, अगर आपने टैक्स के काम सीखना है तो वो अलग चीज़ है। यहाँ पेपर का मामला अलग होता है। ठीक है। सर तो अभी तो पेपर निकलना है, तो अभी पेपर ये मेन है। निकालें बिल्कुल। और जो है ना, टैक्स की चीज़ों को हल्का नहीं लें, मतलब दिल से पढ़ें, ये आपको ज़िंदगी भर काम आएंगी। इससे आप अपना करियर बना सकते हैं इंशाल्लाह। अच्छा भाई, आगे देखें। मिसेस मार्स, मिसेस मार्स खातून, खातून का नाम है, ओन द शॉप इन अ पीसीएचएस विच शी इज रेंटेड आउट टू हर फ्रेंड। अपनी एक दोस्त को एक घर किराए पर दिया है। हे, घर कितने किराए पे दिया है? 1,60,000 पर एनएम, पूरे साल का किराया उससे 1,60,000 ले रही है। कब से ले रही है? जुलाई 2025 से, और अभी क्या है, जून 2026, पूरा साल हो चुका है। लेकिन घर का किराया बनता है 50,000 पर एनम, 5 लाख पर एनम। अपने दोस्त की होने की वजह से जानबूझ के सस्ता दिया है। तो बताइए, रेंट में कैलकुलेशन में क्या लेंगे, 1,60,000 पर एनम लेंगे या 5 लाख लेंगे? सर 5 लाख हाँ लेंगे। भाई, वो दोस्त तुम्हारी एफबीआर की थोड़ी, एफबीआर कहता है मुझे मार्केट रेट पे रेंट दे दो। तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया, रेंट। बताइए, रेंट में 3 चीजें कौन कौन सी होती हैं? नंबर 1 क्या पढ़ा था? रेंट रिसीवेबल। नंबर 2 फॉरफिटेड डिपॉजिट। फॉरफिटेड, और नंबर 3 अनएडजस्टेबल। ठीक है। आगे चलते हैं, क्या जी लिखा सर। हुआ है? शी गेट एन अनएडजस्टेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ 4 लाख। यहाँ फिर अनएडजस्टेबल कह रहा है, तो फिर आपने 10% लेना पड़ेगा। ठीक है। तो दो चीजें हमें रेंट की मिल गई। आगे चलते हैं। ऑन हिज शॉप शी ऑल्सो पे 30,000 एज प्रॉपर्टी टैक्स, लीगल फी टू प्रोटेक्ट द टाइटल 60,000 रुपए। इन ऑगस्ट समवन गिव टोकन मनी ऑफ 12 लाख टू परचेज सम प्रॉपर्टी, सच प्रॉपर्टी, बट लेटर ब्रेच द कॉन्ट्रैक्ट, देयर फॉर मिसेस मार्ट्स फॉरफीट द टोकन मनी। यहाँ उसने टोकन मनी भी हासिल की है। तो यहाँ पे इनके पास 3 रेंट के जराए नजर आ रहे हैं हमें। तो पहला हम लिखते हैं,
पहला क्या था? रेंट। और रेंट पर एनम इन्होंने लिया है 2 से 5 लाख रुपए। और उसके बाद दूसरे नंबर पे दिया हुआ था अनएडजस्टेबल। और किसका 10% लेंगे? 4 लाख का 10% लेंगे। अगर यही एडजस्टेबल होता तो उसको इग्नोर कर देते। 1 मिनट है, मैं नेट पावर ऑन कर लूं। अनएडजस्टेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट 4 लाख का 10%। ये हो गए 40,000 रुपए। और फिर फॉरफिट इट नंबर 3। फॉरफिटेड लिए इन्होंने टोकन मनी वाले 12 लाख रुपए। यस सर, यस। टोटल रेंट हो गया इनका 17,40,000 रुपए का। इसमें से हम क्या लेस करते थे? डिडक्शन अलाउड, जो खर्चे अलाउ है। अब खर्चे क्या दिए हुए हैं इसमें देखें। एक खर्चा दिया हुआ था प्रॉपर्टी टैक्स का, और एक दिया हुआ था लीगल फीस 60,000। प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी 30। अच्छा भाई, टोटल कर लूँ इसका? यस सर। ये नहीं नहीं नहीं, एक गड़बड़ है। क्या 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 गड़बड़ की है? एक गलती की है अभी भी। एक चीज मिस कर दी, बताएं क्या? रिपेयर अलाउंस। हाँ, रिपेयर हो या ना हो, आपने एक्चुअल को लीव करना है और हमेशा 20% लेना है। सर, रिपेयर का 20% क्यों लेना है? ये एफबीआर ने बोला है भाई, रिपेयर माइनस करने की इजाजत है कि चाहे आप रिपेयर खर्चा करो ना करो, आपने माइनस करना है बाय डिफॉल्ट। ठीक है। एडवांटेज है ना यार, एक फ्री का एडवांटेज है ना। आपकी इनकम कम हो जाएगी, कम टैक्स देना पड़ेगा। सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो 4,38,000। अब देखो, पिछले सवाल में हमने ये पढ़ा था कि उसने 4.5 लाख रुपए रिपेयर खर्चा किया था, लेकिन माइनस करने की इजाजत कितनी मिली? 174। और इस सवाल में गवर्नमेंट ने क्या किया है कि रिपेयर की इजाजत फिर भी दी है, हालांकि रिपेयर नहीं किया। इसको रिपेयर को ना इन्होंने टोटल रेंटल से मुंसलिक इसलिए कर दिया है कि जाहिर सी बात है, ताकि लोग ये ज्यादा बताएं। टोटल रेंटल लोग जितना ज्यादा बताएंगे ना, उतना ज्यादा उनको रिपेयर मिलेगा। तो इसीलिए लोग इनकम ज्यादा बताएं ताकि रिपेयर ज्यादा क्लेम हो। ये गवर्नमेंट ने बड़ी चालाकी से काम किया है। इसको टोटल कह देंगे आईएफपी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। कर देते हैं, आंसर आ जाएगा हमारे पास 13,02,000 रुपये। यहाँ पे हमारी एक पार्ट कंप्लीट हो गया, और अब आखिरी पार्ट शुरू होगा, जिसको कहते हैं कैलकुलेट फॉर टैक्सेबल इनकम। तो कहते हैं कैलकुलेशन फॉर टैक्स लायबिलिटी। ठीक है भाई, अब बताइए कौन सा टेबल लगेगा, सैलरी नॉन सैलरी? इन्होंने पैसे कहाँ से कमाए? सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी से। लिहाजा टेबल भी कौन सा लगना चाहिए?
प्योर नॉन प्योर सैलरी। नॉन सैलरी, प्योर नॉन नॉन सैलरी। अब 13,02,000 रुपये कमाए इन्होंने। 13,02,000 पे टेबल क्या लगेगा? ये लगेगा नंबर 3 स्लैब लगेगा। सर ये ये आप टेबल तो देंगे ना टैक्स भाई इनकम टेबल का? आपको देंगे, बिल्कुल देंगे, आपका राइट है। बारह जी। लाख से टैक्स सोलह स्लैब। लाख वाला बंदा जो है वो कितना टैक्स पे करेगा? 90,000 तो करेगा ही करेगा। तो यहाँ लिख देते हैं 90,000 तो देने ही देने हैं, प्लस और भी देने हैं। और कितने देने हैं? और के बारे में कह रहा है 20% 20%। 16। 12 लाख 12 लाख से, से ऊपर। 12 लाख से कितना ऊपर है? 1,02,000। 1,10,400 रुपए इनकी टैक्स लाइबिलिटी है, ये इनको सरकार को पे करना पड़ेगा। और यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो अभी नमाज की, ये नमाज की नहीं, अभी थोड़ी देर के लिए 10 मिनट का ब्रेक आएगा, क्योंकि 40 मिनट पूरे होने पे तो 10 मिनट का ब्रेक मांगेगा। तो उसमें आपने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 की फोटो ले सर लें जरा। ये क्वेश्चन भी आएगा? हाँ, बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन की। 2 भी आएगा? क्या कह रहे हो? क्वेश्चन 2 जैसा भी आएगा एक क्वेश्चन? भाई दोनों में फर्क क्या है यार, ये बता दो मुझे। वैसे ये रेंटल वाला है ना सर ये? वो पहला क्या था? हाँ भाई, पहला दूसरा वो एक जैसा ही तो है, क्या फर्क है इसमें? अच्छा सर, नोटिस नहीं किया। अरे भाई क्या फर्क है, जस्ट फोटोकॉपी है उसकी यार। आपने दोनों दोनों में तरीका तो एक ही था ना, एक ही तो काम किया। दोनों में आपने क्या किया देखें, पहले रेंट निकाला, 3 चीजें लिखी, रेंट, रिसीवेबल, फॉरफीट। बस ये फर्क था कि उसमें फॉरफीट था, एक में फॉरफीट नहीं था, बाकी तो पूरा वही है। रिपेयर भी वही है और सारी चीजें वही हैं। ठीक है। अब आप ना क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करके इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 3 ये आपने ब्रेक में करना है, अभी 10 मिनट का जो ब्रेक आएगा उसमें ये सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीनशॉट ले लें जरा इसका, एक बार पढ़ा देता हूँ। मिस्टर नेपच्यून हैज एन ओपन प्लॉट इन कोरंगी। कोरंगी में खाली प्लॉट पड़ा हुआ है, ठीक है। ही गॉट टोकन मनी ऑफ 3 लाख ऑन सेल ऑफ सच प्लॉट, बट द डील वॉज कैंसिल बाय द बायर। और 3 लाख उनको टोकन मनी मिला था, जो बायर ने दे दिया था, लेकिन बाद में बायर ने माल नहीं खरीदा, घर नहीं खरीदा, वो प्लॉट नहीं खरीदा, तो उन्होंने वो रख लिया। अब बताइए ये 3 लाख रुपए क्या है? क्या ये रेंट है? ये 3 लाख रुपए क्या है? सर ये फोरफेट डिपॉजिट है। ये 4 फीट है, लिखा हुआ नहीं है लेकिन अंडरस्टूड है, बात पूरी वही बता रहा है। देन ही रेंटेड आउट दिस प्लॉट टू वन मैरिज हॉल कंपनी, किसी मैरिज हॉल वालों को उन्होंने किराए पर दे दिया। और मंथली किराया मिलता है 2 लाख रुपए हर महीने का। और दिसंबर से घर किराए, ये प्लॉट किराए पर दिया है, दिसंबर से लेकर अब तक कितने पैसे बनेंगे? तकरीबन 7 महीने, दिसंबर से जून तक ये बनते हैं 7 महीने। 7 महीने का किराया इनको देना है। ही गॉट अनएडजस्टेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ 5 लाख। ही पेड 1.5 लाख एज फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द प्लॉट। 1.5 लाख रुपए रिपेयर एंड मेंटेनेंस के पे किए हैं इन्होंने, और इसके अलावा कोई खर्चा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग सॉल्व करके रखें। इंशाल्लाह फिर हम 10 मिनट के बाद ये चेक करते हैं कि आपने किस तरह सॉल्व किया। और कुछ पूछना है इसके मुतालिक, प्रॉपर्टी के मुतालिक, तो बता दीजिए ज़रा। तो पूछनी है चीज़, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करके रखिएगा। मिस्टर नेपच्यून सवाल का नाम है, बंदे का नाम मिस्टर नेपच्यून। ये सारे सितारों के नाम हैं तो आसमान पे आपको नजर आते हैं, प्लैनेट्स। ठीक है भाई, अस्सलाम वालेकुम। 10 मिनट के बाद कंटिन्यू करते हैं। और रहमतुल्लाहि व बरकातहू।